यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का। देखिए, जो लास्ट हमारा लेक्चर था वहां पर हमने डिस्कस किया था डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को, यानी कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है हमने वो पढ़ लिया था। उनके जितने भी पोस्टुलेट्स थे वो सभी हमने कर लिए थे। हमारी इस यूनिट में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बस एक छोटा सा क्या है टॉपिक है। हमें उसे, या फिर अगर मैं कहूँ एटम को, तो प्रॉपर पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस अभी नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर या हमारा जो नेक्स्ट यूनिट होने वाली है वो हमारी प्रॉपर किस पर बेस्ड है, एटम पर ही बेस्ड है। हमने उस एटम को लेकर हर एक चीज को बहुत अच्छे से क्या है पढ़ना है। तो यहाँ पर जो आज का मेरा लेक्चर रहने वाला है वहां पर मैं अब आपको कुछ बिल्कुल बेसिक सी टर्म्स जो है वो क्या है समझाऊंगी और आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, ताकि जब हमें न्यूमेरिकल्स ठीक है इस चैप्टर से बने तो वहां पर हमारे लिए वो बहुत ज्यादा क्या हो, हेल्पफुल हो। सबसे पहली टर्म जो मैं आपको पढ़ाऊंगी दैट इज एटॉमिक मास। ठीक है, हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास के बारे में। हाँ जी, अगर मैं कहूँ इसे एटॉमिक मास, यानी कि अगर मैं इसे हिंदी में कहूँ तो परमाणु द्रव्यमान। देखो, अब कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको थोड़ा सा क्या होंगी, अच्छे से समझनी होंगी। एटॉमिक मास अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोगों के पास एक बहुत ही सही सा आंसर होगा कि एटॉमिक मास क्या होता है। ये एक एटम का मास होता है, यानी कि इट इज अ मास ऑफ एटम मैं लिख सकती हूँ, या फिर हम कह सकते हैं इसको क्या, ये परमाणु का द्रव्यमान है या फिर परमाणु का भार है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। बट आप खुद सोचो, एटम को हमने एक ऐसा पार्टिकल बोला है जो बहुत ही ज्यादा क्या है, बारीक है। इवन हम उसको ठीक है देख भी नहीं सकते हैं। अगर हम उसको देखना चाहें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस मार्कर का क्या होगा, बिल्कुल बारीक से बारीक कण एटम होगा। तो वो बारीक कण इतना ज्यादा छोटा पार्टिकल होगा जिसे हम चाहें तो भी क्या है देख नहीं सकते। तो आप खुद सोचो कि जिस एटम को हम देख ही नहीं सकते, हम उसका मास जो है वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज जो मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, अनसर्टेनिटी के बारे में, यानी कि दुनिया में हर एक चीज क्या है, अनसर्टेन है। इवन अगर आप क्या करें, आप खुद का भी क्या करें, ठीक है, वेट, हम अपना वजन करते हैं, तो अगर आपको पता चले कि आपका वजन जो है वो 50 kg, ठीक है 50 kg है, तो कैसे पता चला? आपने क्या किया होगा, उस वेइंग मशीन पर आप खड़े हुए होंगे, ठीक है, एंड देन आपको पता चला होगा कि आपका वजन 50 kg है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि उस मशीन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, आपका वजन वो क्या हो, 50 kg शो तो कर रही हो, लेकिन जो एक्चुअली में आपका भार है, आपका मास है, वो ये नहीं हो, वो कुछ अलग हो। तो ऐसी अनसर्टेनिटी तो हमें हर जगह पर मिल सकती है। हम इतने बड़े हैं फिर भी ये प्रॉब्लम जो है हमारे साथ हो सकती है। तो वो जो हमारे पास एटम इतना छोटा सा पार्टिकल है, उसका मास हम एकदम एक्यूरेट किस तरीके से निकाल सकते हैं? तो जब हम उसका जो मास है वो एक्यूरेट निकाल ही नहीं सकते हैं, तो हमारे पास एटॉमिक मास जैसी जो टर्म है वो आई कहां से? ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी क्या है, सोचने वाली हैं। अब आप खुद समझिए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए, या फिर अगर चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देती हूँ। मान लो आपने क्या लिया, एक टुकड़ा लिया किसका, सोडियम का। ठीक है, आपने क्या ले लिया, सोडियम ले लिया। अब इसको सिर्फ इमेजिन या सिर्फ सपोज करेंगे, हमने क्या लिया, सोडियम लिया, और हमने इतना सा सोडियम लिया। जैसे ही हमने उसको क्या रखा, वेइंग मशीन पर रखा, तो उसमें सपोज करें हमें पता चल गया कि ये कितने का, जितना सोडियम हमने लिया ये कितना है, 1 kg। हालांकि अमाउंट जो है बहुत ज्यादा है, पर आप इसको सिर्फ सपोज करें कि हमने कोई एक एलिमेंट लिया और हमने उसको बोल दिया कि ये 1 kg है। तो मशीन, सोचो मशीन को कैसे पता चला होगा कि इतनी सी चीज जो है वो इतनी अमाउंट में मुझ पर रखी जाएगी, तब मुझे 1 kg शो करना है। डिजिटल बैलेंस जो होते हैं उस पर हम कोई भी चीज रखते हैं, हमें उसका वजन जो है पता चल जाता है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा मशीन में सिस्टम होता होगा ना कि मशीन को पता चल जाता है कि इतनी अमाउंट में कोई भी चीज ऐसी होगी जो मुझ पर रखी जाएगी, एंड देन मुझे क्या करना है, उसको 1 kg बताना है। या फिर इतनी अमाउंट में कोई चीज रखी जाएगी, देन मुझे उसे 1/2 kg बताना है। तो कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम तो क्या होगा, उस मशीन में भी होगा।
तो अब हुआ क्या, ठीक है, देन थोड़ा सा समझो कि काफी टाइम पहले, ओके, काफी टाइम पहले क्या हुआ था ब्रिटिश की लैब में, ठीक है, एक ब्रिटिश लैब में, ध्यान रखेंगे, दो जो क्या होती हैं मेटल्स, दो मेटल्स थी, एक का नाम था इरिडियम, एक का नाम था इरिडियम और दूसरी का नाम क्या था, प्लेटिनम। तो इरिडियम और प्लेटिनम को क्या किया गया, मिक्स करके, दोनों ही मेटल्स को, दोनों मेटल्स का नाम एक ही है, चाहे आप हिंदी में पढ़े चाहे इंग्लिश में पढ़े, इरिडियम और प्लेटिनम को मिक्स करके क्या बना दिया गया, एक बाट बना दिया गया। यानी कि, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कई बार, जैसे जो वेजिटेबल सेलर्स होते हैं, सब्जी बेचने वाले, उनके पास क्या होता है ना, एक इस तरीके से मशीन, उनके पास डिजिटल वेइंग मशीन होगी, ये तो कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन उनके पास जिसे हम तराजू बोलते हैं वैसा होता है, देन उनके पास कुछ क्या होते हैं, बाट होते हैं। तो सेम ऐसे ही किया गया इन्होंने, ठीक है, उस लैब में बहुत टाइम पहले इस इरिडियम और प्लेटिनम को मिक्स करके एक क्या बना दिया गया, एक बाट बनाया गया, एंड देन उसको मान लिया गया कि ये कितना होगा, ये 1 kg होगा, ये बाट जो है ये कितना है, 1 kg है। अब क्या किया उन्होंने, ठीक है, एक डिजिटल बैलेंस यानी कि एक वेइंग मशीन ली, उस वेइंग मशीन पर क्या कर दिया, उस बाट को रखा, एंड देन उसमें कुछ भी, यानी कि उसमें कुछ कैलिब्रेशन करके, उसको कैलिब्रेट करके उन्होंने सेट कर दिया 1 kg पर। यानी कि उन्होंने उस मशीन में कुछ ऐसे चेंजेस किए, कुछ ऐसी सेटिंग्स उसमें की कि जैसे ही इस वजन की कोई भी चीज जिसको, यानी कि इसके बराबर कोई भी चीज उस पर रखी जाएगी, उसको मशीन को क्या दिखाना है, 1 kg ही शो करना है, एंड देन उसी को उन्होंने बेस मानकर, ठीक है, दुनिया भर में उसको क्या कर दिया, स्प्रेड, यानी कि जितनी भी वेइंग मशीन थी उनमें भी सेम वैसी ही सेटिंग्स कर दी गई और मान लिया गया कि इतनी सी कोई चीज जो होगी वो इस अमाउंट में रखी जाएगी, यानी कि जितना इन दोनों का भार होगा इस अमाउंट में रखी जाएगी, ठीक है, देन उसको हम क्या कह देंगे, 1 kg कह देंगे। अगर कोई चीज इससे हाफ है तो हाफ kg, या फिर जितनी भी इसके कंपैरिजन में क्या है चीजें रखी जाएंगी उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका क्या होता जाएगा, वेट होता जाएगा, ठीक है, उनका जो वजन है वो उन्हीं के अकॉर्डिंगली हम सेट करते जाएंगे। तो ये देखो छोटी सी चीज। अब देखो सोचने वाली बात ये है कि इतने टाइम पहले जब बड़ी बड़ी चीजों के लिए भी क्या किया गया, इस चीज को यूज किया गया, तो इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है, उसका तो वजन या उसका जो मास है वो निकालना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर भी तो क्या किया ना, एक ऐसी चीज जो है उसको स्टैंडर्ड माना, ठीक है, 1 kg का एक बाट जो है वो स्टैंडर्ड माना, एंड देन उसके कंपैरिजन में, यानी कि उसी को ही आधार मानकर, उसी को ही बेस जो है वो मानकर सभी की सभी जो वेइंग मशीन थी उनको कैलिब्रेट किया गया, उनमें कुछ ऐसी सेटिंग्स की गई। तो ऐसी जो चीजें होती हैं, ठीक है, इन्हें हम एक्चुअली में मास नहीं बोलते, बल्कि हम एक नई टर्म जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या हुआ, रिलेटिव एटॉमिक मास। जो इलेक्ट्रॉन है उनके लिए भी एटॉमिक मास जो है वो क्या है, एक सही टर्म नहीं, जो बिल्कुल सही टर्म होती है, हम इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन जो बिल्कुल सही टर्म पहले के टाइम पे जो क्या हुई थी, ठीक है, मानी गई थी, वो क्या थी, रिलेटिव एटॉमिक मास थी। अब आप इसे रिलेटिव एटॉमिक मास कहें या फिर इसे सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान कहें, एक ही बात है, ठीक है, हाँ जी। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो आपके पास ये रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो कुछ इसी तरीके से क्या है लिखा हुआ आपको मिल जाता है। अगर ये टर्म आपको थोड़ी सी हार्ड लगती है तो कोई बात नहीं, आप इसे इंग्लिश में याद कर सकते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है, देन हमारे सामने क्या हुई, एक नई टर्म जो है, ठीक है, वो प्रपोज हुई। तो अब हमें बात करनी है किसके बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे मान लो अगर मैं एटम हूं, बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है, हम अभी जानते हैं कि जो एटम है उसमें हमें इलेक्ट्रॉन भी मिलते हैं, प्रोटॉन्स भी मिलते हैं, पर न्यूट्रॉन्स भी मिलते हैं। लेकिन डाल्टन को तो ये बात नहीं पता थी ना, डाल्टन ने तो साफ कह दिया था कि ये एक अनडिविजिबल पार्टिकल है, इट मींस कि ये क्या है, एक अविभाजित कण है। ये तीनों चीजें तो बहुत ज्यादा बाद में जाकर डिस्कवर हुई हैं। तो अब आप खुद सोचिए, जब तक ये चीज पता ही नहीं थी, ठीक है, तो उस एटम के बारे में अभी अच्छे तरीके से उतना ज्यादा डिस्कवर किया ही नहीं किया गया था, लोगों ने इतना नहीं जाना था।
तो उस टाइम पर जो टर्म थी ये रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो सामने आई। अब अगर मैं समझूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो किस तरीके से क्या किया गया, फाइंड किया गया, तो अब आप खुद सोचो। हाँ जी, इसको अब आप थोड़ा सा क्या करेंगे, फिर से सपोज करेंगे, क्योंकि हम चीजों को क्या कर रहे हैं, देखिए मैं अगर आपको सिर्फ डेफिनेशन बताऊंगी देन आपको आज जरूर याद रहेगी, लेकिन जैसे आप कुछ टाइम बाद इन चीजों को फिर से पढ़ेंगे ना तब आप भूल जाएंगे। तो दैट इज वाई मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरी से या किसी भी एग्जाम्पल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जब भी हम इन चीजों को पढ़ें या फिर अगर कुछ टाइम के बाद भी हम इन चीजों को देखें तो हर एक चीज जो है वो हमारे सामने एकदम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ जी, देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास। अब आप सपोज करो कि आप क्या हुआ, ठीक है, आप अपने घर पर एक वाटरमेलन लेकर आए। ठीक है, आप अपने घर पर क्या लेकर आए, एक तरबूज जो है लेकर आए। आपने क्या किया, एक वेइंग मशीन पर, एक डिजिटल बैलेंस पर आपने क्या किया, इसे रखा। अब एक डिजिटल बैलेंस पर जैसे ही आपने इसको रखा तो आपने देखा कि, ठीक है, सिर्फ सपोज करना है, हाँ जी, कि ये जो आपका, ठीक है, वाटरमेलन है वो 10 केजी का है, मान लो बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है, 10 केजी, तो बहुत बड़ा सारा वाटरमेलन होगा। तो आपको सिर्फ इसको सपोज करना है कि आपने इसको एक डिजिटल बैलेंस पर रखा एंड देन आपको पता चला कि ये कितने का है, 10 केजी का है, मान लिया। अब देखिए क्या, अब आपने दूसरी चीज जो सपोज करनी है वो ये, आपने मानना है कि आप खुद क्या हो, एक वेजिटेबल सेलर हो, यानी कि आप खुद क्या हो, अब एक सब्जी बेचने वाले हो। अब आपने क्या किया, ठीक है, इसे, हाँ जी, जिस भी स्टॉल पर आप क्या करते हैं वो सब्जी जो है बेचते हैं उस पे रखा एंड देन क्या हुआ, आप अपने काम पर चले गए। ठीक है, तो रास्ते में अगर आपसे किसी ने भी कोई चीज पूछी, यानी कि अगर आपने, किसी ने भी आपसे पूछा कि हमें क्या लेने हैं, आपसे मैंगोज लेने हैं, हमें आपसे क्या लेने हैं, आम लेने हैं, ठीक है, देन क्या कर रहे हो, आपने वो चूज किए। जैसे ही आप उनको क्या करोगे, तोल कर देने लगोगे, तब आपके माइंड में चीज आई कि हम क्या कर रहे थे, इस वाटरमेलन को, ठीक है, हाँ जी, बैलेंस करके, यानी कि तोल कर देख रहे थे। तो उस चक्कर में या उस खेल में क्या हुआ है, जो डिजिटल बैलेंस है हमारा वो कहाँ रह गया है, घर पर छूट गया है। ओके, अब हम क्या करें, तो हमने एक चीज देखी है कि उसी स्टॉल पर साइड में, जो पहले के टाइम में जैसे मैंने आपको बताया कि चलते होते थे वो जो तराजू, ठीक है, वैसे ही क्या है, पड़े। हाँ जी, अब वो चीज तो हमारे पास पड़ी है, यानी कि अगर जैसे मान लो हमारे पास अब ये क्या होगा, ये तराजू जो होगा ये तो क्या हो जाएगा, पड़ा होगा। लेकिन अब गलती यहाँ पर क्या हुई है, जो बाट इसके साथ होते थे, जहां पर एक कॉर्नर पर रखे जाते थे, दूसरी चीज पर, दूसरे वाली साइड पर वो चीजें जो है रखकर तोली जाती होगी, वो आप लोगों ने देखा होगा ना कई बार, तो वो भी नहीं है। अब आपके माइंड में एक चीज आई कि ये जो हमारे पास क्या था, ठीक है, वाटरमेलन था ना, ये कितने किलो का था, 10 किलो का था। ओके, हाँ जी, अब इनको जो आम लेने हैं वो कितने लेने हैं, मान लो 3 किलो लेने हैं। तो अब आप क्या करोगे, आप अपना माइंड चलाओगे, आप इसके क्या कर दोगे, 10 टुकड़े कर दोगे, बिल्कुल इक्वल आप क्या करेंगे, 10 टुकड़े कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप इसके 10 टुकड़े करेंगे, आपको पता है कि टोटल अगर आपको ये जो वाटरमेलन है ये कितना मिल रहा है, 10 किलो का मिल रहा है, तो उसका जो एक टुकड़ा होगा, बिल्कुल हमने इक्वली इसको कट किया है, तो एक टुकड़ा आपको कितने का मिलेगा, 1 किलो का मिलेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ऐसे यहां से कितने टुकड़े लेंगे, 3 टुकड़े लेंगे और उन तीनों ही टुकड़ों को आप क्या करेंगे, यहां पर रख देंगे। यानी कि अब वो जो आपके वाटरमेलन के टुकड़े थे, अब वो किसका काम कर रहे हैं, वो उस बाट का काम कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर 3 टुकड़ों को रखा और उनके साइड ही, उनके दूसरे साथ हमने यहाँ पर क्या कर दिए, जो मैंगोज थे वो भी रखने स्टार्ट कर दिए। जैसे ही दोनों इक्वल हो गए, हमें पता चल गया कि ये मैंगो है, अब ये कितने हो चुके हैं, 3 किलो हो चुके हैं, और हमने उनको दे दिया। सिंपल सी चीज है ना। तो अब हमने यहाँ पर किया क्या, हमने एक चीज के मास को दूसरी चीज के मास से, हमने एक चीज के भार को दूसरी चीज के भार से क्या किया, रिलेट करके, ठीक है, हाँ जी, हमने देखा। तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी एक एटम को या किसी भी एलिमेंट के मास को किसी दूसरे स्टैंडर्ड, अब यहाँ पर देखो ये हमने स्टैंडर्ड मान लिया ना, इसके लिए तो हमें पहले से ही पता था कि ये चीज क्या है, इतनी फिक्स है, हम जानते थे ये चीज, क्योंकि हमने ये चीज पहले कैलकुलेट की हुई थी। इनका हमें नहीं पता था, तो हमने जब कोई भी एक स्टैंडर्ड मास से, ठीक है, कोई अननोन मास जो हमारे लिए अज्ञात हो, हमें पता ही नहीं हो जिसका क्या वजन है या क्या भार है, जब हम कंपेयर करके पढ़ते हैं तो उसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो बोल देते हैं।
ओके। अब जैसे यहाँ पर तो हमने क्या कर लिया, इस वाटरमेलन को स्टेबल मान लिया, लेकिन अगर हम बात करेंगे एटम के केस में, तो हमारे पास तो बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, डिस्कवर हो चुके थे तब तक, काफी सारे ऐसे, ठीक है, एलिमेंट्स जो थे उनकी डिस्कवरी हो चुकी थी। देन उनमें से हम किसको स्टैंडर्ड माने, तो सबसे पहले जो क्या था, हाइड्रोजन एटम था, ध्यान रखोगे, जो हाइड्रोजन एटम था उसको उन्होंने क्या मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया, और बोला कि हाइड्रोजन जो है उसका मास कितना होता है, 1, ठीक है। और ये जो 1 है ये अभी क्या है, यूनिटलेस है, इसकी कोई इकाई नहीं है अभी तक, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं ना 1 kg, अभी तो यहाँ पर हम kg 3 kg बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला हाइड्रोजन का मास 1 है, इसकी अभी तक कोई इकाई नहीं दी गई है, कोई यूनिट नहीं दी गई है, ये यूनिटलेस है। अब देखो क्या हुआ, अब इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, मास निकालने की अगर बात हुई, इन्होंने बोला कि इस हाइड्रोजन को अब क्या माने, स्टैंडर्ड मान लो, यानी कि ये एक मानक है, ये सेट हो चुका है। अब इसी के साथ हम क्या करेंगे, ठीक है, बैलेंस कर करके या फिर कंपेयर कर करके बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके मास को भी क्या करेंगे, ठीक है, फाइंड कर लेंगे या कैलकुलेट कर लेंगे। तब इन्होंने देखा कि क्या होता है, हाइड्रोजन के, देखो इन्होंने बोला क्या कि हाइड्रोजन के जब 8 जो एटम है वो हम क्या करते हैं, लेते हैं, हाइड्रोजन के जब क्या कर लेते हैं, या फिर हाइड्रोजन के 8 नहीं, जब हम क्या करते हैं 16 जो हाइड्रोजन के क्या है एटम लेते हैं, तो उसके बराबर हमें एक ऑक्सीजन का एटम लेना पड़ता है। यानी कि क्या हुआ, ऑक्सीजन के एक एटम का जो क्या होता है, ठीक है, मास होता है वो 16 हाइड्रोजन के क्या होता है, बराबर, यानी कि ऑक्सीजन जो है उसका मास कुछ कितना हो गया, 16 हो गया ना, तभी तो एक ऑक्सीजन का एटम जो है वो 16 हाइड्रोजन के एटम के क्या होता है, इक्वल होता है। आप एक साइड पर क्या कर रहे हैं, आपने ऑक्सीजन का एक एटम रख दिया एंड दूसरी साइड पर आप क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन के एटम्स को रखते जा रहे हैं। तो जब आप वहां पर 16 हाइड्रोजन के एटम्स रखते जाओगे तब वो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। सेम इन्होंने देखा कि अगर आप ऐसे 14 क्या लेते हो, नाइट्रोजन के एटम लेते हो, नाइट्रोजन के परमाणु लेते हो, हाँ जी सॉरी 14 हाइड्रोजन के परमाणु लेते हो, तब आपको एक नाइट्रोजन का एटम जो है लेना पड़ता है। यानी कि आप एक साइड पे नाइट्रोजन का एक एटम रख रहे हो, दूसरी साइड पर आप हाइड्रोजन के एटम्स रखने स्टार्ट हो रहे हो। जब आप 14 हाइड्रोजन के एटम्स वहां रख देंगे तब वो दोनों चीजें एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। तो अब इस तरीके से हाइड्रोजन को क्या मान लिया गया, स्टैंडर्ड मान लिया गया। स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे कंपैरिजंस थे, ऐसी कैलकुलेशन जो थी वो इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के की, लेकिन जल्दी ही ये वाला कंसेप्ट जो है ना वो फेल हुआ, यानी कि हाइड्रोजन वाला जो कंसेप्ट है ना वो फेल हुआ। रीजन ये कि जो हाइड्रोजन होता है उसकी अबंडेंस बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है, हाँ जी, क्योंकि इतना ज्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलता कि हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए या हर एक एलिमेंट के कंपैरिजन के लिए हम बार बार हाइड्रोजन को यूज करें। और दूसरी चीज ये कि हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कि ये फटाफट रिएक्शन शो करता है। यानी कि जब भी लैब में क्या होता था ना, हाइड्रोजन को ठीक है के साथ कंपेयर करके फ्लोरीन के लिए या फ्लोरीन के एटम्स का मास जो कैसे कैलकुलेट करने लगते थे, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो थे वो खुद क्या करते, ठीक है, रिएक्ट करते, एक अलग से कंपाउंड बनाते और कोई नया प्रोडक्ट बन जाता। या फिर हाइड्रोजन के लिए जैसे वो ऑक्सीजन को साथ में लेकर आते कंपेयर करने के लिए, तो उनकी रिएक्शन हो जाती। तो हाइड्रोजन जो है वो बहुत रिएक्टिव होता है और इजीली फटाफट क्या कर जाता है, रिएक्शन कर जाता है। तो इसीलिए फिर इसका यूज जो है वो कम करना पड़ा। और अगर अब यूज कम करना पड़ा है तो कोई दूसरा स्टैंडर्ड एलिमेंट भी तो चाहिए होगा ना, कोई ऐसा एकदम सेट किया हुआ एलिमेंट चाहिए होगा जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं हो कि हर एक एलिमेंट के साथ और हमें बहुत सारी क्वांटिटी में मिल रहा हो, जिसकी अबंडेंस बहुत ज्यादा क्या हो, हाई हो, यानी कि वो पर्याप्त मात्रा में क्या हो, मिल रहा हो। तब एक बहुत ही सिंपल से आप कह सकते हो बिल्कुल साधु जैसा कोई एक एलिमेंट था उसका यूज किया गया, हाँ जी, और कौन सा एलिमेंट था, वो कार्बन था।
तो कार्बन का, ठीक है, आपने देखा होगा कार्बन 12 वाला जो क्या था, ठीक, हमारा जो एलिमेंट था उसको यूज किया गया। अब आपको पता है कि कार्बन 12 जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, अब आप जानते हो, तब नहीं पता था कि कार्बन 12, एक आपने कार्बन 13 भी लिखा होगा, कार्बन 14 भी, तो ये उसके क्या होते हैं, कार्बन के समस्थानिक यानी कि आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप्स होते ना। तो कार्बन 12 वाला जो आइसोटोप था उसको फिर इन्होंने क्या मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया, और कह दिया गया कि अब कार्बन 12 को ही क्या है, स्टैंडर्ड मानकर, मानक मानकर बाकी सभी एलिमेंट्स का जो मास है वो इससे रिलेट करके क्या किया जाएगा, फाइंड किया जाएगा। तब जाकर एक बिल्कुल सही सी डेफिनेशन जो थी हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास की वो सामने आई। उससे पहले तो सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहे थे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट ही चल रहे थे। तो तब इन्होंने बोला गया, अगर डेफिनेशन की बात करूं तो सिंपल सी डेफिनेशन जो बनेगी आप उसमें लिखेंगे ये कि किसी भी, ढंग से समझिए, किसी भी एटम के या परमाणु के द्रव्यमान को, यानी कि किसी भी एटम के मास को, हाँ जी, कार्बन 12 के मास से रिलेट करके पढ़ना ही क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है। जब भी हम किसी भी परमाणु का द्रव्यमान जो है वो कार्बन 12 के द्रव्यमान से क्या करते हैं, लिंक करके, रिलेट करके पढ़ते हैं, या इसके थ्रू फाइंड किया जाता है, निकाला जाता है, उसे हम सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान जो है वो कहते हैं। तो यहां से अब हमारे सामने कुछ चीजें जो है वो क्लियर होनी स्टार्ट हुई। अब जो नई चीजें स्टार्ट हुई वो ये कि हाँ जी, अब देखो कुछ ऐसी टर्म जो है वो क्या करनी होंगी, आपको पढ़नी होंगी। जैसे इन्होंने बोल दिया कि कार्बन जो है, ठीक है, इसका जो एटॉमिक यानी कि मास होता है, इसका जो स्टैंडर्ड मास जो इन्होंने मान लिया था वो क्या था, इन्होंने बोला कि 12 AMU, क्या बोल दिया, 12 AMU इस कार्बन का जो स्टैंडर्ड मास है ना वो पहले इन्होंने मान लिया। क्या है, कार्बन का 12 AMU। अब AMU यहां तक तो देखो क्या था, कौन सी थी, एक यूनिट लेस, कोई यूनिट नहीं आ रही थी ना, लेकिन जैसे ही कार्बन की बात हुई तो कार्बन के लिए उस यूनिट का, अब यूनिट का नाम भी आ गया, और यूनिट क्या दे रखी है आपको, एटॉमिक मास यूनिट। किसे बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक, हाँ जी, मास यूनिट जो है इसे बोला जाता है। आप AMU ही लिखेंगे और आप हर लैंग्वेज में इसको AMU ही पढ़ते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट जो है वो इसको बोला जाता है। हाँ जी, अब देखो क्या हुआ, हमें पता चल गया कि कार्बन का जो मास है दैट इज 12 AMU। ओके, अब आपसे पूछा जाए कि आपको पता है कोई चीज 1 kg है, तो 1 kg इसका मतलब क्या, आपको पता है ना 1 kg का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम्स होता है। kg का मतलब यही होता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 kg, तो आप 2 kg को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1000 ग्राम ही तो लिखेंगे, तभी तो हमारे पास 2000 ग्राम जो है वो आएंगे, है ना। तो इसको आप 2 इंटू में 1000 करेंगे, तभी तो आपके पास सही वैल्यू जो है 2000 ग्राम्स वाली वो क्या होगी, आएगी। ये तो आप अच्छे से जानते हैं। तो केजी का मतलब क्या, 1000 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ। सेम ऐसे ही जब हमने कार्बन के लिए पूछा कि 1 AMU का मतलब क्या होता है, तो 1 AMU उन्होंने मान लिया कि इनकी क्या कुछ स्पेशल यूनिट्स जो है वो क्या है होती हैं। तो मैं आई होप थोड़ा सा क्या करती हूँ, इसको इरेज करती हूँ और कुछ एक दो वैल्यूज जो है वो आपके सामने रखती हूँ। अब आपको जो चीजें सिर्फ ध्यान रखनी है वो है 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है उसकी वैल्यू। ये कई बार बस आपसे क्या है पूछ ली जाती है, तो सिर्फ इतनी सी चीज ही है जो आप क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान रखेंगे। वैल्यू कुछ 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स जो है वो होती है। अभी इतना ही क्या करना है, अभी आपको ध्यान में रखना है। और इतनी चीज इसके साथ और देख लें कि अब जैसे ही आपको पता चल गया 1 एटॉमिक मास की यूनिट, तो अब 1 AMU हमें पता चल गया है। बाकी जो भी क्या होंगे, ठीक है, एलिमेंट्स होंगे, अब उन्हें क्या कर लिया जाएगा, उस कार्बन के साथ रिलेट करके पढ़ लिया जाएगा और हमारे पास जो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप ध्यान रखेंगे कि ऐसा होता क्या है, कुछ ऐसी हमारे पास स्पेसिफिक जो एलिमेंट्स हैं उनके आपको एटॉमिक मास जो है वो क्या करने हैं, याद रखने हैं। एटॉमिक मास को अब हम क्या पढ़ लेते हैं, ठीक है, किसी भी चीज के, अभी तो हम ये चीज पढ़ लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स
अभी तो ये चीज हम देख लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स करेंगे तो हमारे पास उस चीज का या उस एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाएगा। लेकिन तब ये वाली कंडीशन जो थी वो नहीं यूज की जाती थी, तब जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास ही को ही क्या किया जाता, फिर एटॉमिक मास मानकर जो भी कैलकुलेशंस करनी थी वो की जाती थी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक मास की जगह पर हम रिलेटिव एटॉमिक मास का यूज क्यों करते थे, क्योंकि तब तक प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में तो पता ही नहीं था। तो जैसे जैसे पता चलने लगा देन उसके बाद ये जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी क्या होती गई, चेंज होती गई। तो अब आप ध्यान रखेंगे, जैसे मान लो इसके अलावा एक छोटी सी टर्म जो है वो मैं आपको बताती हूँ। जब हम लिखते हैं ग्राम एटॉमिक मास, इसका मतलब होता है ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि इसे बोलेंगे ग्राम परमाणु द्रव्यमान। अब ये क्या मतलब हुआ, अगर देखो मैं क्या लिखती हूँ, ये सोडियम है। अब मुझे पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 AMU होता है। मैं जब इसे कैलकुलेशन करने के लिए AMU ना लिखकर सीधा ही ग्राम में लिख दूं, यानी कि मैं सोडियम का जो ठीक है एटॉमिक मास है उसे मैं 23 AMU ना लिखूं बल्कि उसे 23 ग्राम्स लिख दूं, तो ये क्या चेंज बन जाएगा, एटॉमिक ग्राम मास या ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। जैसे अगर मुझे पता है कि हाइड्रोजन है उसका ठीक है 1 AMU क्या है, मास है, लेकिन मैं इसे 1 AMU नहीं लिख रही हूँ, मैं इसे 1 क्या लिख रही हूँ, ग्राम्स लिख रही हूँ। तो जब मैं रिलेटिव एटॉमिक मास को यानी कि जब मैं AMU वाली टर्म को डायरेक्ट किस में लिख देती हूँ, ग्राम में लिख देती हूँ, उसे हम ग्राम एटॉमिक मास क्या है कह देते हैं। अब आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। ठीक है, देन उसके बाद क्लोरीन की बात करें तो 35.5, ये इनके एटॉमिक मास है। ओके, तो कुछ ऐसी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनके एटॉमिक मास जो है वो आपको याद होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आप एक काम करेंगे, देखिए कुछ स्पेसिफिक है वो तो याद करें, लेकिन इसके अलावा एटलीस्ट 1 to 20 जो एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में हैं उनके विद एटॉमिक नंबर की कौन सा किस नंबर पर आ रहा है और उनका जो एटॉमिक मास है वो कितना है, ये आप जरूर याद कर लें। देखो अगर कोई मान लो आपको एक हैवी एलिमेंट दिया जाता है तब तो कई बार एग्जामिनेशन में साथ में उसका जो एटॉमिक मास है वो आपको लिख दिया जाता है, लेकिन जो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, इनके लिए आपको कभी भी एग्जामिनेशन में कोई ऑप्शन नहीं ऐसा मिलता, कोई हिंट नहीं मिलता। ये आपको याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोई सिंपल से जो एग्जाम्स होते हैं ना, ठीक है, कुछ छोटे मोटे जो एग्जाम्स होते हैं वहां पर तो ये चीजें आपसे क्वेश्चन में भी पूछ ली जाती हैं। ओके, तो ये चीज का अब आप ध्यान रखेंगे। 1 to 20 जो एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में, आप उन्हें अच्छे तरीके से याद करेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर पता चल गया एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। देन हम पढ़ेंगे एक और टर्म, मोलर मास। हाँ जी, मोलर मास क्या होता है, देखो अगर सिंपल एटम या सिंगल एटम की बात करती हूँ फिर तो एटॉमिक मास, लेकिन वहीं जब मैं किसी बड़े कंपाउंड की बात कर लेती हूँ तो हम उसके लिए वर्ड मोलर मास का यूज करते हैं। और इसी के जैसे जैसे ये पढ़ा था, यहाँ पर आ जाती है एक और टर्म, ग्राम मोलर मास, ग्राम मोलर द्रव्यमान, ग्राम मोलर मास कहे, ग्राम मोलर द्रव्यमान कहे। अब देखो क्या होगा, जैसे मान लो मैंने लिया ग्लूकोज, हमें पता है ग्लूकोज इज C6H12O6, यही होता है। ठीक है, कार्बन के लिए मैंने आपको बताया कितना होता है, हाँ जी 12 होता है। यहाँ कितने कार्बन है, 6 कार्बन प्रेजेंट है, तो एक कार्बन के लिए 12, तो 6 के लिए क्या करेंगे, 12 into 6 कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद चलिए, हाँ जी एक हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, यहाँ कितने हाइड्रोजन है 12, तो क्या हो जाएगा 12 into 1। अब चलिए ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, एक का 16, यहाँ पर जो है वो 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 16 into 6 कर दोगे। जब आप इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी कि 72 प्लस में 12 प्लस में 96 करेंगे तो आपके पास कुछ 180 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसे 180 AMU लिख रहे हैं तब तो ये मोलर मास है, लेकिन जब मैं इसको AMU की जगह पर सिंपल क्या लिख रही हूँ, 180 ग्राम्स लिख रही हूँ, तो ये हमारे पास उसका ग्राम मोलर मास बन गया। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी जिन्हें हम क्या करेंगे, आगे से आगे स्टडी करेंगे, बस आपको चीजें ध्यान रखनी है। जैसे अगर मान लो मैं लिख देती हूँ वाटर, तो वाटर में आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के लिए हम एटॉमिक मास 1 यूज करते हैं, तो 1 into 2,
एक सिंगल ऑक्सीजन के लिए 16, तो आपके पास 18 जो है वो हाइड्रोजन या H2O का क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। तो अगर सिंपल एक सिंगल, ठीक है, एटम है तो एटॉमिक मास, कोई बड़ा कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, तो उसके लिए मोलर मास का हम यूज करते हैं। तो ये जो चीजें थी आज कुल बिल्कुल बेसिक सी चीजें जो है वो मैंने आपसे आज के लेक्चर में डिस्कस की हैं। मान लिया ये बेसिक जरूर है, यहाँ पर ऐसा कोई थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं था, बट ये हर चीज आपके लिए फर्दर जब हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे वहां पर काम आने वाली है। आपसे सिंपल एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये चीजें जो हैं बहुत बार पूछी जाती हैं। चाहे अभी इनको अगर आप स्कूल लेवल पे तैयार करते हैं तो वहां पर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं, किसी अच्छे एक क्वेश्चन यानी कि कंपटीशन एग्जाम के लिए अगर आप इन्हें प्रिपेयर करते हैं, तो ये टॉपिक जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंस जो है रखता है। तो आई होप ये पूरा सेशन जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलूंगी आप लोगों से एक नए लेक्चर के साथ, और इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हुए अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो रहेगा, मोल कंसेप्ट को हम हमारे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।